नमस्कार दोस्तों। हम लोग रेलवे द्वारा पूछे गए न्यू पैटर्न पर बेस्ड मैथ के प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में हम सीखेंगे कि मैथ के सवालों को एग्जाम में कैसे सोल्व किया जाता है। उन्हें सोल्व करने का बेस्ट तरीका सीखेंगे ताकि आप बिना गलती किए हुए कम समय के अंदर मैथ के 25 सवालों का सुपड़ा साफ कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल में आपको दे रखा है कि 146 और 196 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीजें आप सीख लीजिए। मैं आपसे पूछूं कि जो 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो आप बताओगे कितने होते हैं। तो आपका आंसर होगा 25 होते हैं। 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। आगे मैं पूछ लूं कि 150 तक कितने होते हैं, तो आप बताएं कितने होते हैं। कितने होते हैं? 35। 150 तक प्राइम नंबर की संख्या कितनी होती है? 35 होती है। और 200 तक, 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो आपका आंसर आएगा सर 46 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 46 प्राइम नंबर होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि 100 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 100 से 50 के बीच में, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 10 प्राइम नंबर होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 100 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? 46 माइनस 25 कितने होते हैं? 21 होते हैं। 150 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? 11 प्राइम नंबर होते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कम से कम 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 146 से 196 के बीच, मतलब 146 और 196 को आपको लेना नहीं है, तो इनके बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी है, ये आपको बतानी है। तो क्या करेंगे हम यहाँ क्या करते हैं कि 150 से 200 के बीच में कितनी प्राइम संख्या है, ये आपको देख लेना है। तो 150 से 200 के बीच में टोटल 11 प्राइम संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कितनी यानी कि एक्स्ट्रा ले ली? 196 से आगे। तो 196 से आगे कितनी संख्याएं हैं जो प्राइम संख्या है? तो हम बोले 196 से 197 और 198 199। तो 197 और 199 क्या है? दो प्राइम नंबर हैं, तो इनको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, और आगे हमने कहां से ली थी? 150 से ली थी। लेकिन 146 और 150 के बीच में तो प्राइम नंबर हो गए। क्या 147 प्राइम नंबर है? आप बोलोगे नहीं सर। 148 है? नहीं, 149 है। तो 149 एक प्राइम नंबर है, तो क्या कर देंगे? एक ऐड कर देंगे। तो टोटल कितना आ गया अपने पास? टोटल आ गया 10। तो 146 से 196 के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितने हैं? 10 है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। आप बोलोगे जी सर आगे बढ़ जाओ, लेकिन आपको ये चीजें याद होनी जरूरी है, तभी आप प्राइम नंबर निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि एक परिवार में पिता, माता, पुत्र और पुत्री हैं। 4 व्यक्ति हैं। पुत्र और पुत्री की आयु में जो 3 वर्ष का अंतर है, जो पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर है। इसका मतलब पिता और माता की आयु में भी 3 वर्ष का अंतर है। परिवार की कुल आयु कितनी है? 144 वर्ष है। पिता सबसे बड़े हैं और पुत्र सबसे छोटे हैं। पुत्र की आयु माता की आयु की दुगनी, आदि को क्या नाम से आदि है, तो पुत्र की आयु क्या है, ये आपको बतानी है। ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, इसे अच्छे से समझना। मैं आपको ये बताता हूं कि जो पिता है, फादर है, और जो मदर है, उसकी जो आयु है उसमें कितने का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है। मैं यहाँ पर माता की आयु क्या मान लूं? 2x मान लूं। यहाँ माता की आयु 2x मान लूं, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? क्योंकि पिता की आयु सबसे ज्यादा है, तो अंदर 3 वर्ष का है, तो क्या हो जाएगा? 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा। 2x प्लस 3 हो गया। ठीक है, यहां पर मैं ले लेता हूं पुत्री, डॉटर और सन की एज। तो सन क्या है? सन सबसे छोटा है, और डॉटर और जो सन है उसकी जो एज है उनमें 3 का डिफरेंस है। तो क्या हो जाएगा? जो डॉटर वो 3 वर्ष बड़ी रहेगी। लेकिन क्वेश्चन के अंत में देवे पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है,
तो माता की आयु क्या है 2x है, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी x हो जाएगी, और पुत्री की आयु 3 वर्ष बढ़ी, x प्लस 3 हो जाएगी। तो टोटल कितने हो गए 2x और 2x 4x और 2 कितने हो गए 6x प्लस 3 और 3 6, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको 144। 6 से 6 कटेगा, क्या बचेगा x प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 24। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई यहां से x की वैल्यू निकल कर आई है 23 मिनट, क्योंकि एक इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी है x प्लस 3, तो 23 प्लस 3 कितनी हो गई 26, तो पुत्र की आयु है 26 वर्ष। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब आप यानी आप लोगों में से काफी का एक सवाल रहेगा, सर आपने यहाँ पे 2x ही क्यों माना, एक x भी तो मान सकते थे। तो आप एक x भी मान सकते हो, मैंने यहाँ पे 2x इसलिए माना कि ताकि कैलकुलेशन इजी हो। क्यों, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में दे रखे थे पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है। अगर यहां मैं x मान लेता तो यहाँ पे x बटा 2 हो जाता, यहाँ x बटा 2 प्लस 3 हो जाती, फिर क्या होता है कैलकुलेशन बढ़ जाती। तो मैंने ये वाला स्टेटमेंट बढ़ा और यहाँ पर मैंने इसको 2x मान लिया। क्लियर है, आप एक x भी मान सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। सवाल में आपको दे रखा है कि अमन किसी काम का 1/6 भाग 13 दिनों में कर सकता है और चमन उसी काम का 1/7 भाग 19 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करे तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये आपको बताना है। अगर जो अमन है वो 1/6 भाग 13 दिन में करता है, तो एक भाग कितने दिन में, टोटल काम कितने दिन में करेगा 78 में। तो अमन किसी काम को करता है 78 दिन के अंदर, और जो चमन है वो 1/7 19 दिन में करता है। तो एक काम कितने दिन में कर लेगा 19 × 7 कितने हो जाएंगे 133। तो जो चमन है वो करता है 133 दिनों के अंदर। ये कैलकुलेटिव सवाल है, चलो करते हैं। टोटल काम क्या मान लें, क्योंकि दोनों एक को प्राइम संख्या है तो दोनों का मल्टीपल टोटल काम हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीपल क्या है 133 × 78, 8 × 24 का 4, 8 × 24 और 2 26 का 6 बचे 2, 8 का 8 और 2 10 इंटू 7 × 21 का 1 बचे 2, 7 × 21 और 23 बचे 2 7 9 4 7 या 3 और ये 10, ये क्या हो गया 10,374। तो ये कितना का काम करेगा एक दिन में 133, और ये कितना काम करेगा एक दिन में 78। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं a प्लस बी कितना काम कर रहे हैं 133 प्लस 78, टोटल क्या हो गया 8 और 3 11 और 7 और 3 10 और 1 11 और 211 काम कर रहे हैं एक दिन के अंदर। दोनों मिलकर एक दिन में 211 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन के अंदर टोटल काम कर लेंगे। तो टोटल काम अपने पास 10,374 है बटे 211। अब 211 का भाग अपन किस में देंगे 1037 में देंगे। 211 का भाग 1037 में देंगे तो ये लगभग 5 बार जाएगा। 5 बार कितनी बार जाएगा 1044, तो लगभग 5 बार जाएगा। लगभग 5 बार का मतलब क्या है, जो संख्या होगी मतलब आगे भी जा रहा है, तो जो संख्या होगी वो 50 से छोटी होगी, जस्ट छोटी। जो भी संख्या होगी वो 50 से जस्ट छोटी होगी। तो जस्ट छोटी कौन सी है 50 से जस्ट छोटी, सी ऑप्शन है 49 आएगा। क्या आंसर होगा 49, क्योंकि लगभग जा रहा 50 बार नहीं जा रहा, लगभग 50 के आसपास जा रहा, मतलब 49.2 बार जा रहा। अब आप बोलोगे सर मुझे तो पूरा सोल्व करना है, तो पूरा सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। चलो 211 का भाग देंगे 1037 के अंदर, तो कितनी बार गया 4 बार गया, क्योंकि 5 बार पूरा नहीं जा रहा, तो 4 बार कितनी बार गया 4 एकम 4 4 एकम 4 और 844। इसमें से घटा देते हैं 1 3 और 13 में 4 गया तो 9,
कितने बचे? 93। क्या हो गया? एक मिनट, इधर से लेंगे, 10 हो जाए, 10 में 9, 9 में से 1, तो 193, 1934 हो गए। तो 1934 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 9 दूनी 18, लगभग 9 बार जा रहा है, तो 49। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, आगे भी आप सोल्व कर सकते हो। 49 अपने पास आ गया, तो 49.2 एक ही ऑप्शन के अंदर है। क्लियर है? आगे सोल्व करोगे तो टाइम निकलेगा, टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है क्वेश्चन का आंसर देना और निकल जाना। चलो, अगर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, आपको नंबर मिलेंगे ओनली आंसर के। तो आपको आंसर देना है और निकल जाना है, जितना जल्दी हो सके आंसर दे के निकल जाना है। ठीक है? क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि रमन की आय 12,000 है, वह अपनी आय का 27% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 15% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत क्या है, ये आपको बताना है। तो ये वाला जो टाइप है पर्सन का, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार पूछा जा रहा है। तो इस टाइप को आप अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से सीख लेना है, याद नहीं सीख लेना है, ताकि एग्जाम में आते ही आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकें। ठीक है? तो हम क्या मान लेते हैं? आय कितनी मान लेते हैं? हम आय मान लेते हैं 100 है। इनकम क्या है? 100 है रमन की। और सेविंग क्या है? 27 है। तो एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर हो जाएगा 100 माइनस 27, कितने हो गए? 73। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि जो इनकम है उसमें क्या होती है? 20% की वृद्धि होती है। कितनी की होती है? 20% की वृद्धि। कितने हो गया? 120। और जो एक्सपेंडिचर है उसमें 15% की वृद्धि होती है। एक्सपेंडिचर में क्या हो गया? 15% की वृद्धि हो गई। तो 15% क्या होता है? 73 का, तो 1% लेगी 0.73 इंटू 15, कितना हो गया? 15 3 45 का 5 बचे 4, 15 7 105, 4 9, 109, 10.95 हो गए। तो कितने हो गए टोटल? 83.95 हो गया। इनकम कितनी अब? 120। एक्सपेंडिचर कितना है? 83.95। तो जो सेविंग है वो कितनी है? 14, और ये कितना हो जाएगा? 16, 16 और 20 कितनी हो गई? 36.05 है। कितनी है? 36.05। तो सेविंग में कितने की वृद्धि हुई, कितने की बचत हुई सेविंग के अंदर? 27 से 36 जा रहा है तो 9.05 की हो गई। कितने की? 9.05। तो यहाँ पे इनकम कितनी दे रखी है? 12,000। तो 12,000 का 1% क्या हो जाएगा? 100 की वैल्यू आपको यहाँ पर 12,000 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई है? 120। तो आपको क्वेश्चन में बताना है कि 9.05 की वैल्यू कितनी है? 120 से मल्टीपल कर दो, 12 पंजे 60 का कितना हो गया? 0, और 60, 12 9 108, अरे एक जीरो, ये 2 पॉइंट बाद में लग, कितने लग गए? 186 आ गए हैं। कितने की बचत में वृद्धि हुई? 186 की बचत में वृद्धि हुई। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ जाए आगे। चलो, सवाल में आपको दे रखा है कि एक शिक्षक 15 एक समान परीक्षा फोल्डर तैयार कर रहा है। प्रत्येक फोल्डर में 8 प्रश्न पत्र, 6 उत्तर पत्रिका और एक पुस्तिका है जिसमें 27 माइनस 3/6 प्लस 4 अतिरिक्त प्रश्न है। तो सभी 15 फोल्डरों में कुल कितने प्रश्न और सीट है, ये आपको बतानी है। ये भी एक अच्छा सवाल है। चलो करते हैं। जो एक फोल्डर है उसमें क्या क्या है? 8 तो प्रश्न पत्र है, और 6 उत्तर जो क्या दे रखे हैं? उत्तर पत्रक है, और क्या है? एक्स्ट्रा में है। तो 27 माइनस 3 गए तो कितने बचे? 24, 24/6 क्या हो गए? 4 प्लस 4 कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये क्या आया है? ये एक जो फोल्डर है उसकी वैल्यू है। एक फोल्डर, तो एक फोल्डर में कितने हो गए? 8 8 16 और 6 22। टोटल कितने फोल्डर हैं? तो 22 इंटू 15 फोल्डर हैं टोटल। तो कितने हो गए टोटल? 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 33, 330 हो गए। कितना हो गया? 330। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 330, जो ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है।
क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। इस सवाल को करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ये वाला कि अगर अगर इफ ए प्लस बी इक्वल क्या हो, 90 हो, ए प्लस बी इक्वल 90 हो, तो क्या होगा, साइन ए इक्वल क्या हो जाएगा, कोस बी, टेन ए इक्वल क्या हो जाएगा, कोट बी, और क्या दे रखा है, सेक ए इक्वल क्या हो जाएगा, कोसेक बी। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है, उसमें होता है टेन ए और क्या है, टेन बी इक्वल क्या हो गया, एक, कोट ए कोट बी इक्वल एक, और साइन ए सेक बी इक्वल एक, और कोस ए कोसेक बी इक्वल क्या हो गया, एक हो गया। तो ये कंडीशन होती है, ये आपको याद करनी है, ठीक है। तो a प्लस बी 90 है, क्या 90 है यहाँ पे प्लस बी, 80 और 10 90 है, 90 है, तो क्या होगा, साइन और कोस दोनों इक्वल होंगे, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, एक मिनट रुको, ये माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 57 सेक को 1/, कोस 33, 57 और 33 कितने हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों इक्वल हो गए, इक्वल इक्वल क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो माइनस का 1 प्लस 2 कितना आ गया, 2 आंसर आ गए, कितना आ गया आंसर, 2। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो इस सवाल को करने के लिए आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए, तो ये कंडीशन आप लोग याद कर लेना, एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी काफी बार रिपीट हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ए बी और सी काम को क्रमशः 3, 2 और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए वे उसी काम का 3 गुना काम पूरा करने में कितना समय लेंगे, ये आपको बताना है। तो जो ए है वो करता है 3 दिन में, जो बी है वो करता है 2 दिन में, जो सी है वो करता है 6 दिन के अंदर। तो टोटल काम क्या हो गया अपने पास, 6 हो गए, इनका एलसीएम। तो ए एक दिन में करेगा 2 काम, बी एक दिन में करेगा 3 काम, सी एक दिन में करेगा 1 काम। तो जो ए प्लस बी प्लस सी है वो मिलकर तीनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 6 काम कर लेंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि उसी काम का 3 गुना, तो टोटल काम क्या है अपने पास 6, तो 6 का 3 गुना, तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे, 6 से 6 कैंसिल बटे 3, तो 3 क्या आ गया अपना आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? चलो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यदि 4000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 280 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत कितनी है, ये आपको बताना है। 4000 क्या है, 4000 अंकित मूल्य है एमपी, और 280 में बेचा जाता है तो ये क्या हो गया, एसपी हो गया। चलो कैंसिल करते हैं, किससे, 40 से कैंसिल किया, कितनी बार गया ये 40 से, 100 बार, ये 40 से कितनी बार गया, 7 बार। तो कोई वस्तु पर अंकित मूल्य 100 था लेकिन बेचा 7 में गया, तो कितने का डिस्काउंट मिला, 93 का। और 100 पर 93 का डिस्काउंट मतलब 93% का डिस्काउंट मिला है, 93% डिस्काउंट आपको मिला है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलो सवाल में आपको दे रखा है कि 57 मीटर और 399 मीटर लंबाई वाली 2 लकड़ी को छड़ों को बराबर लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक छड़ की अधिकतम संभवतः लंबाई क्या है, ये आपको बताना है। जैसे आप ऑप्शन की तरफ देखोगे, ऑप्शन देखते ही डी टिक कर दोगे, आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन देखा डी टिक कर दिया। चलो आगे बढ़ो, क्यों, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या है, 57 है, और 57 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 19,
ठीक है, क्या होते हैं, 3 गुणा 19 होता है। चलो, और अधिकतम क्या हो गया, एक फैक्टर क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा 53। तो यहाँ क्या 3 दिख रहा है, आप बोलोगे नहीं सर। क्या यहाँ 19 दिख रहा है, आप बोलोगे नहीं सर। तो यहाँ क्या दिख रहा है, 57 दिख रहा है, 53 नहीं 57। तो यहाँ क्या दिख रहा है, 57। तो 57 दिखा और 57 पे टिक कर देना है। इसकी तरफ आपको देखना भी नहीं है, इस संख्या की तरफ तो आपको देखना भी नहीं है। ठीक है, अगर आप फिर भी पूरा सोल्व करना चाहते हो तो ये क्या है, ये तो 57 है, और जो 399 है, 399 है, इसको आप लिख सकते हो 57 इंटू 7। क्या लिख सकते हो, 57 इंटू 7। तो यहाँ पे 57, यहाँ पे 57, तो बड़ी संख्या 57 हो गई, 57 आंसर आपका आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। गले में खराश हो गई है। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कुछ छोटे गोलाकार गोले बनाए जाते हैं। सभी छोटे गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले पहले जो छोटे गोले हैं उनकी संख्या निकालनी है। चलो निकालते हैं छोटे गोलों की संख्या। कैसे निकालेंगे, आयतन बराबर करके। तो आयतन के गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो जहां पे यह 4/3 है, ये तो कॉमन रहेगा, ये तो किसी काम का आपस में कट जाएगा। चलो फिर भी लिख देता हूं मैं समझाने के लिए, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। क्या है, आर कितनी है, 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इक्वल क्या हो गया, 4/3 इंटू पाई इंटू त्रिज्या कितनी है, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। कैंसिल करते हैं। चलो कैंसिल किया, 4/3 पाई, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। ये कटेंगे, इनसे कितनी बार कटेंगे, 3 बार। तो क्या आ गया, एन निकालना था। तो एन कितने आ गए अपने पास, कितने छोटे गोले बनेंगे, 27 बनेंगे। कितने छोटे गोले बनेंगे, 27 बनेंगे। आगे क्वेश्चन में पूछा है कि सभी छोटे गोले उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कि आपको बताना है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो इनका रेशो लेना है। तो 4 इंटू पाई, ऐसे कैसे, आर कितना है, आर कितना है, आर 3.5 है, छोटे वाला का ले रहे हैं अपने यहाँ पे, 3.5 इंटू 3.5 इक्वल क्या होगा, 4 पाई इंटू 10.5 इंटू 10.5 हो गए। और एन कितने हैं, क्योंकि टोटल लेना है सभी गोलों का, तो ये 27 है। चलो काटते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 3.5 से ये कटे, कितनी बार कटे, 3 इंटू 3 बार। तो 9 से ये कटेगा, कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो 3:1 क्या आ गया, यहाँ पे रेशो 3:1 इनका अनुपात आ गया है। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, लाल हरे और गुलाबी टोकन वाला। चलो क्वेश्चन में करते हैं कि लाल हरे गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात 10:8 है, तथा गुलाबी और लाल टोकन का जो अनुपात है वो 2:6 है। तो हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात क्या है, कि आपको बताना है। तो इधर देखिए आप, जो क्या दे रखा है, लाल और हरे टोकन का रेशो, रेड रेशो ग्रीन, कितना है ये, इसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके 7:4। तो ये है 7:4। आगे क्वेश्चन में दे रखा है गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात। तो गुलाबी और लाल का अनुपात क्या हो गया, 1:3 लिख सकते हैं। लाल हेरा और ये गुलाबी पिंक, कितना है, 1:3 है। ठीक है, तीनों का क्या रेशो आएगा, सिंप्लीफाई करते हैं। 7 को 1 से करेंगे, 3 मल्टीपल 7, 7 और 3 को मल्टीपल करेंगे, कितना होगा, 21, और 4 और 3 को मल्टीपल करेंगे, कितना होगा, 12।
तो रेड रेसो ओके, पिंक रेसो रेड रेसो ग्रीन क्या आ गया 7:21:12 आ गया। पूछा क्या पिंक रेसो रेड और ग्रीन, पिंक रेसो ग्रीन कितना हो गया 7:12। तो आपका आंसर आ जाएगा 7:12। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्या पूछा है यहां देख लो, हरे और गुलाबी का पूछा है। आप क्या करोगे 7:12 टिक कर दोगे, लेकिन हरा पहले आएगा तो हरे और गुलाबी का रेशो क्या आ जाएगा 12:7। तो ये गलत है, क्या आ जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप ऐसी गलती कर बैठोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल में आपको दे रखा है कि 1014 प्रति मिक्सर की दर से 250 मिक्सरों के उस बिल का निपटान एक क्रेडिट कार्ड भुगतान द्वारा किया जाना है, जिस पर 30% और 15% की क्रमिक छूट प्राप्त हुई तथा कार्ड भुगतान पर 20% की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। भुगतान की जाने वाली राशि क्या है ये आपको बताना है। तो टोटल अमाउंट क्या है अपने पास 1014 इंटू 250 ये टोटल अमाउंट है, लेकिन पहले 30% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 3/10, मतलब 10 की वस्तु पर 3 का डिस्काउंट दिया गया। तो अब कितना बचा 7/10 इंटू फिर 15 का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 3/20। तो 20 की वस्तु पर 3 का डिस्काउंट अब कितना 17/20 इंटू फिर 20% अतिरिक्त डिस्काउंट है तो 1/5, 5 पर 1 का डिस्काउंट मतलब 4/5 हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या बची है ये आपको बतानी है। चलो बताते हैं। 5 दूनी 10 कितने हो गए 5 इंटू 10 कितने हो गए 50। तो 50 से कितनी बार कटा 5 बार कटा, ठीक है। और ये 5 चौक 20, 5 चौक 20 कितनी बार कटा 20 बार, ये कैंसिल होगा। तो क्वेश्चन को करते हैं 1014 को 17 से मल्टीपल करते हैं, कितनी बार जा रहा है 17 चौकू 68 का 8, 17 एकम 17 और 6 कितने होगा 23 का 3 बचे 2 और 17 एकम 17 इंटू 7, 7 और 8 56 का 6 बचे 5, 7 या 21 5 26 2, 7 दूनी 14 और 2 16 बचे 1, 7 7 49 और 1 50 और 7 एकम 7 और 5 12 क्या हो गए 1,20,666, 1,20,666 डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर क्या है डी ऑप्शन है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। आप बोलोगे जी सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 1/20 10/70 का कितना प्रतिशत है? तो क्या करते हैं 10/70 को आप लिख सकते हो 1/7। तो इनका रेशो लेते हैं पहले 1/20 इंटू 1/7 क्या हुआ रेशो 7/20। जो पूछा क्वेश्चन में है कि 7/20 का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है 7/20। तो 1/20 की वैल्यू क्या होती है 5 होती है। तो 7/20 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 गुनी मतलब 35% हो जाएगी। क्लियर है? अगर ऐसे निकालना नहीं आता है तो 100% से मल्टीपल कर दो, 7/20 को आपका आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल में आपको दे रखा है कि यदि किसी संख्या के 20% को 72 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होगी। उसी संख्या का 80% कितना है ये आपको बताना। ये पैटर्न भी बार बार पूछा जा रहा है। इस टाइप को भी आपको अच्छे से समझ लेना है और देखते ही आंसर टिक कर देना है। बहुत ही इजी टाइप है। क्या है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, लेकिन यहाँ पे 20% है तो बचा कितना 80%। और 80% की वैल्यू आपको 72 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी 72/80। और क्वेश्चन में क्या पूछा है 80% की वैल्यू निकालनी है। तो 80% की वैल्यू 72 ही आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 80% की वैल्यू क्या है 72 ही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 1% की वैल्यू निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 80% की पूछा है और वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। चलो आगे बढ़ जाए। आप बोलोगे जी सर। चलो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक महिला 80 मिनट तक 20 मिनट पर
और 20 मीटर पर मिनट की चाल से और 60 मिनट तक 55 मीटर पर मिनट की चाल से यात्रा करती है, तो उसकी औसत चाल आपको बतानी। तो औसत चाल कैसे निकाली जाती है? दूरी बटे समय से। तो दूरी क्या है? तो दूरी निकालते हैं। 1 मिनट में 20 मीटर चलती है, तो 80 मिनट में कितनी चलेगी? 1600 मीटर। प्लस 60 मिनट में, यहाँ पे 55 मीटर 1 मिनट में चलती है, तो 60 मिनट में कितने मीटर चलेगी? कितने हो गए? 6×5 = 30 और 6×5 = 33, 3300। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 4900। दोनों को ऐड कर लेंगे। और समय कितना हो गया टोटल अपने पास? 60 मिनट और 80 मिनट हो गया। कितना हो गया? 140। और क्या क्या निकालना है? मीटर पर मिनट में निकालना है। तो ये काटो, ये काटो, 14 का भाग दो, कितनी बार गया? 14 42 और 14 70। तो क्या हो गया? 35 मीटर पर मिनट इसकी औसत चाल आ जाएगी। 35 मीटर पर मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? समझ आया कि नहीं आया? आप बोलोगे जी सर समझ आ गया। चलो आगे बढ़ जाए। आप बोलोगे चलो आगे बढ़ो। आप इसे एक दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। दूसरा तरीका क्या है मैं भी वो आपको मैं बता देता हूं। समय का रेशो ले लेते हैं। क्या लेते हैं? समय का रेशो ले लेते हैं। क्या आ गया? 80 और कितना है? 60 है। तो क्या कर देंगे? 4 और 3 रह गए। ठीक है। और 80 वाले मिनट में कितने पर मिनट चलता है? 20 मीटर पर मिनट चलता है। ये 20 मीटर पर मिनट। और ये कितना चलता है? ये चलता है 55 मीटर पर मिनट चलता है। कितना चलता है? 55 मिनट पर मिनट चलता है। तो ये कितना हो गया? 4 दूनी 80 और ये कितना हो गया? 5 और 5 165। दोनों को टोटल करेंगे भाई। ये क्या चल रहा है? 4 मिनट में। तो 4 मिनट की ये वैल्यू आ गई, 3 मिनट की ये वैल्यू आ गई। टोटल कितने हो गए? 245। और कितनी है टोटल मिनट? 7। 7 का भाग दो, कितनी बार? 7 या 21 और 7×5 = 35। इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हो। ये क्या है? मिनट का रेशो है। 4:3 है। यहाँ पे पर मिनट 20 वो चलता है 20 सेकेंड और 20 मीटर, और यहाँ पे 55 मीटर चलता है। तो 4 मिनट में कितना चलेगा? 80। और 3 मिनट में कितना चलेगा? 165। टोटल कितना चलेगा? 245। टोटल कितने मिनट में? 4 और 3 मिनट, 7 मिनट में आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो किसी भी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ जाए। आप बोलोगे जी सर आगे बढ़ जाओ। बहुत अच्छा। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 10,720 है, इसे 9,862.40 में बेचा गया, तो हानि प्रतिशत कितनी है ये आपको बताना है। तो ये क्या है? ये सीपी है और ये क्या है? ये एसपी है। प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ? अंतर निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 62.40 है। तो घटाते टाइम कितना घटाएंगे? 63 मान के घटाएंगे। तो 63 घटाएंगे 0 में से, 10 में से 7 गया तो कितना बचा? 10 में से 3 गया तो 7 बचा। और 11 में 6 गया तो 5 और 6, 16 में से 8 गया तो 8 और ये 9, 857। 857 पॉइंट क्या है? एक एक्स्ट्रा माना था तो एक में से यानी कि एक कितना होता है? 100 होता है। 100 में से 40 गए कितना हो गए? 60। तो 857.60 हो गया। कितने पर? 10,720 पर इंटू 100। तो 100 से 2 पॉइंट कैंसिल हो गए, 2 अंकों का। 10,720 है। ये कितना हो गया? 85,760। कितनी बार जाएगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेते हैं। 2 6 कब बनता है? या तो 3 से गुणा करने पर या फिर 8 से गुणा करने पर। 3 तो है नहीं, 8 ही है। तो ए ऑप्शन भाग देके देख लो। तो जो 1072 है उसका भाग 8576 में कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो 8% की उसको हानि हो रही।
क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 17, जिसमें आपको दे रखा है कि यदि एक आयत का क्षेत्रफल कितना है, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबाई 15 है, तो आयत का परिमाप कितना है, ये आपको बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये होता है एरिया आयत का। तो आर को क्या नाम से, एरिया कितना दे रखा है, 195, लेंथ हमें दे रखी है 15, तो चौड़ाई क्या आ जाएगी, 15 से काट दो, 15 एकम 15, 15 3 45, क्या हो गया, ये चौड़ाई आ गई। परिमाप कैसे निकालते हैं, पैरामीटर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो क्या हो गया, 2, लंबाई कितनी है 15 प्लस चौड़ाई कितनी है 13, कितने 2 गुणा 15 और 13 28 है। तो पैरामीटर क्या निकल गया, 56। क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप 56 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते आप कुछ आंकड़े दिए गए हैं और उसमें एक्स दिया गया है, एक्स एक संख्या है, वो बतानी है आपको, और बहुलक 7 दे रखा है। तो इसका बहुलक क्या है, पहले ये बताओ। चेक करते हैं, 8 1 2 3 बार 8 आ रहा है, और तो कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही। 9 7 हो रही है, 9 कितनी बार हो रहा है, 2 बार ही हो रहा है। 7 1 2 और 3, जो 7 है वो 3 बार रिपीट हो रही है। अब दो ही संख्याएं हैं जो 3 बार रिपीट हो रही है, 8 और 7, तो दोनों बराबर रिपीट हो रही हैं, तो इसका बहुलक क्या होगा, या तो 8 होगा या 7 होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 7 होगा। अगर क्वेश्चन में 7 दे रखा है तो इसका मतलब जो ये x है ये भी 7 है। जब x 7 है तभी तो इसका 7 बहुलक होगा। अगर x 8 हो तो इसका बहुलक 8 होगा, अगर x कुछ और हो तो इसका बहुलक 7 और 8 दोनों होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जो x की वैल्यू है, बी ऑप्शन सही है। तो 7 है x की वैल्यू। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सवाल में आपको दे रखा है कि एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण जो समूह है उसकी औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु आपको निकालनी है। ठीक है, तो जो ये वाला टाइप है प्रश्न का, ये भी रेलवे के द्वारा काफी बार पूछा जा रहा है, तो इस टाइप को भी आपको अच्छे से समझना है। और जैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे, आंसर राइट आंसर टिक करे, आगे बढ़ जाना है। चलो क्या करते हैं, 35 विद्यार्थी हैं, कितने हैं, 35 विद्यार्थी। इनकी जो एवरेज एज है कितनी है, 13 वर्ष। आगे आपको दे रखा है कि इसमें शिक्षक भी शामिल कर लिए, तो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, अब 36 हो गए। अब एवरेज कितना हो गया इनका, 14 हो गया है। पहले कितना था, 13 था, अब कितना हो गया, 14 हो गया। तो एक बढ़ गया। टीचर के आने से इनका जो औसत एवरेज है, औसत आयु है, वो क्या हो गई, एक बढ़ गई। कितने पर बढ़ी, 36 पर। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, जो टीचर है वो बच्चों से 36 वर्ष बड़ा है, और बच्चों की औसत एज क्या है, 13। तो 13 ऐड कर देते हैं, तो रियल एज पता चल जाएगी शिक्षक की कितनी हो गई, 49 ईयर। कितनी हो गई, 49 ईयर हो गई। जो शिक्षक है वो 49 वर्ष का है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? क्या ये चीज सभी को क्लियर है? अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आ गया तो आप करोगे या नहीं करोगे, कोई गलती तो नहीं करोगे? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। इस सवाल को करने से पहले फिर आप एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले वाली क्लासों में बता रखा है, आज और फिर बता देता हूं, इसके बाद में नहीं बताऊंगा। कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या हो, 0 हो, तो पहली कंडीशन क्या होगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc। या फिर दूसरी कंडीशन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल 0। ये दो कंडीशन बनेगी। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल 0। ये दो कंडीशन बनेगी। अब यहाँ देखेंगे ये क्या है, ए क्यूब बी क्यूब
सी क्यूब, ये क्या बन रहा है 3ABC, क्या बन रही है 3ABC, ठीक है। तो ए क्यूब ये कब आया, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। तो a माइनस 1 प्लस a माइनस 4 प्लस a माइनस 7 क्या होगा 0 होगा। तो a इक्वल कितना हो जाएगा -1 और -4 5 और -12, 3a बराबर क्या हो गए माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस के 12। तो एक की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, कितनी आएगी 4 निकल के आएगी। आपसे क्वेश्चन में एक की वैल्यू पूछा तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप इस सवाल को कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि यदि 1533 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 73 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन द्वारा 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय क्या है, यह आपको बता। अगर यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको समय सेम दे रखा हो तो क्या करना है आपको, जो रेशो दूरी का होगा वही रेशो किसका होगा, स्पीड का रेशो होगा। क्या होगा, जो रेशो दूरी का होगा वो रेशो स्पीड का होगा। अगर यहां पर क्या दे रखी हो, आपको क्या दे रखा हो, स्पीड सेम दे रखी हो, तो जो रेशो दूरी का होगा वही रेशो किसका होगा, टाइम का होगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो, तो यहां पे दूरी जो टाइम है, दूरी है, उसका रेशो क्या है 1533, रेशो 1533 प्लस 420 कितना हो गया 0 5 4 और 5 कितने हो गए 9, 1950। अब इसको हम काटेंगे, कितने से कट रहा है 21 से काटेंगे। जब इसको 21 7 कितनी बार कटा, 21 7 147 और 63 21 63, और ये कितने से कटा 21 9 189, 21 9 189, क्या है एक मिनट ये जो 0 है ये क्या है यहाँ पे 3 है, 21 9 189 और 21 63 आ गया। क्या रेशो आ गया इनका, ये रेशो आ गया 73 रेशो 93 आ गया है। यहां पर आपको 73 की वैल्यू क्या दे रखी है 73 सेकंड दे रखी है, 93 की वैल्यू क्या हो जाएगी 93 सेकंड हो जाएगी। तो जो ट्रेन है वो सुरंग को, जो प्लेटफॉर्म है उसको पार करने में कितना समय लेगी 93 सेकंड का। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ये एक शानदार कॉन्सेप्ट था जिससे आप ऐसे सवालों को आसानी से कर सकते हो। तो इस सवाल को करने का मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं। तो दूसरा तरीका क्या है, चलो देख लो। टाइम कैसे निकाला जाता है, टाइम कैसे निकाला, टाइम इक्वल क्या होता है दूरी बटे स्पीड। दूरी बटे स्पीड होता है नहीं होता, और स्पीड कैसे निकाली जाती है, स्पीड क्या होता है दूरी बटे टाइम। तो इस क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे। यहां क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि 1533 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 73 सेकंड में पार करती है, 73 सेकंड में पार करती है, तो क्या आप यहां से इसका समय और स्पीड नहीं निकाल सकते। आप बोलोगे निकाल, कैसे नहीं निकाल सकते, स्पीड कैसे निकलेगी 1533 बटे 73, 73 से काटें कितनी बार गया 21 बार, तो 21 मीटर पर सेकंड इस ट्रेन की स्पीड आ गई। क्वेश्चन में आपको आगे दे रखा है कि ट्रेन द्वारा 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 1533 और 420 कितना हो गया 3 5 1953 मीटर, और स्पीड कितनी है अपने पास 21, 21 का भाग दें कितनी बार जाएगा 21 9 189, 21 3 63, 93, कितना समय लगेगा 93 सेकंड का समय लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब दोनों तरीकों में से आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हो, लेकिन जब आपके पास लंबे क्वेश्चन आए तो जो पहले वाला तरीका है वो बहुत अच्छा है। चलो करते हैं अगला सवाल। 24 मीटर लंबे एक वायर को 3 टुकड़ों में विभाजित किया गया।
सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई की 3 गुनी है। दो बड़े टुकड़ों की लंबाई का अंतर दो छोटे टुकड़ों की लंबाई के अंतर के बराबर है। सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई की मीटर ज्ञात कीजिए। ये एक अच्छा सवाल है और इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई और सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई की 3 गुनी है। ये मान लो जो सबसे बड़ा है बिग है ये, और ये स्मॉल है सबसे छोटा है। अगर ये क्या है, ये ए है, स्मॉल ए है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 3 गुनी 3a हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, दो बड़े टुकड़ों की लंबाई का अंतर। दो बड़े टुकड़ों की लंबाई का मतलब ये बीच वाला मीडियम है, ये भी ले लेते हैं। दो बड़े टुकड़ों की लंबाई का अंतर मतलब 3a माइनस मीडियम इक्वल क्या है, दो छोटे टुकड़ों की लंबाई का अंतर। तो इसमें क्या है, मीडियम माइनस ए। ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या करते हैं, ए इधर जाएगा, क्या जाएगा, ए इधर जाएगा, तो क्या हो गया 4a इक्वल m इधर जाएगा, क्या हो गया 2m, कटा m नहीं कटेगा, दो कटेंगे, कितने हो गए, m इक्वल आ गया अपने पास 2a। जो मीडियम है वो कितना है 2a है। जो बड़ा है सबसे बड़ा है वो 3a है, छोटा a है, तो बीच वाला क्या हो गया 2a हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। जो सबसे बड़ा टुकड़ा है उसकी लंबाई मीटर में ज्ञात करनी है। तो टोटल कितनी है, 3 और 3 6a है, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 24 मीटर। एक की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर। क्वेश्चन में सबसे बड़ा पूछा है 3a, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 मीटर। तो ए की ऑप्शन है ए, जब 12 मीटर आ रहा है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मीटर, ए ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल में आपको दे रखा है कि 7700 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन क्या है, ये आपको बताना। 10% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 21% होता है। और जो 7700 राशि दे रखी है उसका 21% कैसे निकालेंगे, 7700 का 1% क्या है 77, तो 21 7 177, 21 7 147 का 7 आया। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 7 आएगा। यूनिट डिजिट 7 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो दे रखी, यूनिट डिजिट 7 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पूरा कैसे सोल्व करते हैं, तो 21 7 147 का 7 बचे 14, 21 7 147 कितने हो गए 61, 617। क्या ये हो रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, 1617 प्लस क्या करेंगे 7700, तो कितना आ गया अपने पास 17 ऐसे कैसे 6 7 13 का 3 7 रेगा 9 9317 आ गया है। ठीक है, आप बोलोगे, काफी लोग आप में से काफी लोग ये बोलेंगे कि सर 10 का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 21% कैसे होता है। तो जब भी आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो आपको क्या करना है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है R% है, कितनी है R% है, तो आपको क्या करना है 2R प्लस R² बटे 100 कर देना है, तो आपके पास उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर है, यहाँ पे 10 की क्या हो गई 2R कितना हो गया 20 प्लस 100 बटे 100 कितना हो गया 1 बरोबर 21। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, जो इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक आपको क्वेश्चनों को करने में बहुत मजा आया होगा। क्लास के अंत में आपको बताना है कि जो 25 क्वेश्चन हमने किए थे 25 में से आपके कितने सही हुए, मतलब 25 में से आपका कितना स्कोर रहा वो आपको जरूर बताना है। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कोई त्रिभुज है, उसकी बजाय 75 34 61 है और 24 सेंटीमीटर वाली भुजा की संगत इसके शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है, ये आपको निकालना है। चलो ये कोई त्रिभुज है ABC है, ठीक है, इसको मान लेते हैं अपन 34।
ये 75 और ये 61 और 34 के सामने एक लंब डाला जाता है AD। तो इसकी लंबाई आपको AD की लंबाई निकालनी है। अब AD की लंबाई कैसे निकालें? तो AD की लंबाई निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले हीरोन के फॉर्मूले से इसका एरिया निकालेंगे। तो हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन का फॉर्मूला होता है क्या, S माइनस A और S माइनस B और S माइनस C का अंडर रूट होता है। या A, B और C, S क्या क्या है? A, B और C तो जो अलग अलग भुजाएं दे रखी हो है, और S क्या होता है? S सेमी पैरामीटर होता है A प्लस B प्लस C बटे 2। तो कितना है, कितने हुए? 6 4 10 का 0 बचा 1, 6 4 10 7 17 बटे 2। क्या गया? 170 बटे 2 कितना गया? 85। तो सेमी पैरामीटर अपने पास कितना निकल कर आया है? 85 निकल कर आया है। तो आप मुझे बताइए, जो ये 85 है, जो ये 85 आपको दे रखा है, क्या मैं उसे 17 इंटू 5 लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे जी सर आप लिख सकते हो। इंटू 85 माइनस ए, 85 माइनस ए मान लेता हूं 75 है, तो 75 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 75 हो जाएगा, माइनस 10 बचेंगे, 10 को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 5, ठीक है, इंटू फिर 61 माइनस करता हूं, सेम पैरामीटर में से B 61 है, तो 61 माइनस करेंगे कितनी बार जाएगा, कितना बचेगा? 14 ही बचेगा, नहीं 24। तो 24 को कैसे लिख सकता हूं मैं 24 को लिख सकता हूं 8 इंटू 3, ठीक है, और बराबर नहीं है, इंटू फिर है 85 माइनस 34, तो 85 माइनस 34 कितना बचा? 51। तो 51 को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 17, क्या हो गया? अंडर रूट, एरिया है। तो 17 और 17 2 है, तो इससे अंडर रूट से बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा? 17 इंटू 5 दो जगह तो 5 इंटू 3 दो जगह तो 3 इंटू 8 दूनी 16, 16 को बाहर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल एरिया कितना गया? 17 इंटू 60 कितना गया? 17 इंटू 60 आ गया है। अब कैसे निकालें? ये टोटल एरिया आ गया त्रिभुज का, 17 इंटू 60 आ गया है। अब हमें निकालना AD। तो AD कैसे निकालेंगे? AD कैसे निकाली जाती है? हाइट कैसे निकाली जाती है किसी त्रिभुज की? तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक और तरीका होता है, क्या होता है? 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है? 34। इसकी सापेक्ष तो हाइट निकालनी है, तो बेस क्या है? 34 इंटू हाइट क्या हो गई? AD। 34 17 दो बार, 2 से 2 कैंसिल, तो जो AD है, AD की वैल्यू क्या है अपने पास? 60 आई है, तो इसकी हाइट क्या हो गई? 60 हो गई है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? चलो समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि पुष्पराज और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय में 17,800 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5600 के कुल लाभ में से पुष्पराज का हिस्सा 2100 था। तो पुष्पराज का निवेश कितना है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हमें बताना है। तो जो ये टाइप वाला क्वेश्चन आ रहा है, इस टाइप का ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा रहा है रेलवे के द्वारा, तो इस टाइप को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए जहां पर आपको जो बिजनेस करते हो उसका जो समय है वो सेम हो दोनों पार्टनर के लिए, तो जिस रेशो के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा उसी रेशो के अंदर आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। या फिर आप उल्टा भी कह सकते हो कि जिस रेशो के अंदर आपको प्रॉफिट मिलेगा उस रेशो के अंदर ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5600 का, जिसमें जो पुष्पराज है उसका प्रॉफिट है 2100। ठीक है, और जो हिमानी है उसको क्या हो गया? 5600 माइनस 2100 कितना हो गया? 3500। इनका रेशो ले लेते हैं, रेशो लेंगे तो 3:5 निकल कर आया है। तो ये क्या हुआ? प्रॉफिट का भी रेशो है और ये इन्वेस्टमेंट का भी रेशो है, दोनों का ही रेशो है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 5 और 3 8 है, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 17,800। तो 8 भाग देंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे, 8 दूनी 16,
बचे कितने, 18, 18 फिर 8 दूनी 16 बचे, 8 दूनी 16 बचा एक 18, 8 दूनी 16 फिर कितने हो गए 40, 8 पंजे 40 हो गए, 2250 आ गया इसका। क्या आ गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2250। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, गलती कर दी, कैलकुलेशन। 8 का भाग 17 में गया, 8 दूनी 16 का 2 बचा एक 18, 8 दूनी 16 बचा क्या 2, 20 हो गए, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16 गए तो कितने बचे 4, तो 40 हो गए, 8 पंजे 40 हो गए। तो 2225 एक की वैल्यू आई है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, पुष्पराज की वैल्यू, तो पुष्पराज की वैल्यू क्या हो जाएगी 2225 इंटू 3, 5 3 15, यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा। एक ही ऑप्शन के अंदर आपको यूनिट डिजिट 5 दिख रहा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा भी सोल्व कर देते, 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 6, 600 और 6675 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने 25 सवाल कर लिए मैथ के। कितने कर लिए हैं 25 सवाल मैथ के कर लिए हैं, जो बहुत अच्छे सवाल थे, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल थे। अगर आपके सामने ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाए तो आप ऐसे सवालों में कोई गलती तो नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं सर। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ। अगर आप लोगों ने इस जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो भी नया क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उसी टाइम उस क्लास को देखकर उसका फायदा उठा सको। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।